हमारा जो आंदोलन है केवल और केवल पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाने के लिए है। बीच का विकल्प या किसी तरह का बदलाव हमें ना पहले मंजूर था, ना आज मंजूर है, ना आगे कभी मंजूर होने वाला है। जो नई पेंशन योजना है वो पूरी तरह से बाजार आधारित योजनाएं हैं। उसमें अगर बदलाव हम करेंगे भी तो भी हमें फ़ायदा होने वाला नहीं। यही हमारे साथियों के साथ हो रहा है जो रिटायर हो रहे हैं 14, 15, 16, 17 साल की सेवा के बाद। किसी की 2000 पेंशन, किसी की 1500, किसी की 1600 रुपये और बुढ़ापा पेंशन 2750 रुपये कर दी। जो विधायकों सांसदों को पेंशनें दी जा रही हैं 2-2, 3-3, 4-4, इनके ऊपर इतना मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के पास इतना करोड़ों रुपए हर महीने इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से ये यात्राएं करते हैं, कई करोड़ की गाड़ियों में रहते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ के मकानों में रहते हैं सरकारी आवास में। तो उससे तो और जल्दी देश बर्बाद होने वाला है। ओपीएस का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और चुनाव जो है 2024 का वो नज़दीक है। लगातार जो है ओपीएस के लिए कर्मचारी जो है मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू होनी चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए लगातार कर्मचारी जो है वो सड़कों पर है, लगातार धरने कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और अब जो है इनकी यात्रा जो है 2 जून से यात्रा जो है वो निकाली जा रही है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए। तो इस समय प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनका रोड मैप है और क्या कुछ अब आगे की इनकी रणनीति है। नमस्कार प्रमोद जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है डीवी लाइव न्यूज़। धन्यवाद। मैं आपका और डीवी लाइव न्यूज़ के तमाम दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस मुद्दे को आपने पहले भी कई बार अपना प्लेटफॉर्म दिया और आगे भी हमारे इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। 2 जून से यात्रा जो है आप साइकिल यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं नांगल चौधरी से जी। तो यात्रा रहेगी ये ओल्ड पेंशन लागू करवाने के लिए या न्यू पेंशन में कोई बदलाव के लिए रहेगी? देखिए प्रमोद जी, हमारा पहले से ही है। जब 2018 में हमने पेंशन आंदोलन शुरू किया पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले, तो हमने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि हमारा जो आंदोलन है वो केवल और केवल पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाने के लिए है। बीच का विकल्प या किसी तरह का बदलाव हमें ना पहले मंजूर था, ना आज मंजूर है, ना आगे कभी मंजूर होने वाला। उसका कारण भी है। पहले भी कई बार आपके साथ भी चर्चा हुई, अन्य मीडिया चैनल पे और सरकार से भी जब कई प्लेटफॉर्म पर बात हुई, तो हम स्पष्ट कर चुके हैं कि जो नई पेंशन योजना है वो पूरी तरह से बाजार आधारित योजनाएं हैं। उसमें अगर बदलाव हम करेंगे भी तो भी हमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसका पूरा फ़ायदा होता है जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है हमारा, या तो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जहाँ पैसा इन्वेस्ट है, या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट है जिन कंपनियों में, या जिन कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाते हैं, या अन्य जो भी जहाँ भी बाजार में निवेश किया जाता है, तो उनको फ़ायदा है। कर्मचारी को तो फ़ायदा ही नहीं है। तो आपका कहना है कि बाजार में जो है आपका पैसा निवेश किया जा रहा है, इसलिए आपको जो है भविष्य वो सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा? बिल्कुल। जब 2004 में पुरानी पेंशन नीति को ख़त्म कर नेशनल पेंशन सिस्टम नई पेंशन योजना लागू की गई और उसके बाद एक पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी सरकार ने बनाएगी PFRDA, तो वो PFRDA बिल के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कर्मचारियों के लिए जो नई पेंशन योजना लागू की गई उनके वेतन का जो 10% काटा जा रहा है और सरकार अपने हिस्से का 14% आज बाजार में जो PFRDA के माध्यम से निवेश करिए, ना तो उसकी वापसी की ही कोई गारंटी कहीं भी PFRDA बिल के अंदर मेंशन है, और ना ही उसके अंदर कहीं भी ये लिखा कि जब कर्मचारी 30 से 35 साल की सेवा के बाद 60 साल की उम्र होने पर रिटायर होगा तो उसकी पेंशन, निश्चित पेंशन कितनी होगी। तो इसमें तो फ़ायदा ही नहीं है। ये कहा क्यों? अगर सरकार कर्मचारियों का फ़ायदा देखती तो उसके अंदर मेंशन करती कि भाई इतने % पर इसका रिटर्न देना ज़रूरी होगा, चाहे कंपनी डूबे, बचे या ना बचे। इतने % लास्ट बेसिक की पेंशन होगी, जिस तरह की पुरानी पेंशन में था कि जब रिटायर होगा तो पुरानी लास्ट वेतन का 50% कर्मचारी को दिया जाएगा। उसके अंदर भी मेंशन किया जाता है कि इतना मिलेगा, लेकिन उसमें तो ये मेंशन ही नहीं है। वो और केवल ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, और इन्वेस्टमेंट प्लान हम ज़बरदस्ती क्यों करवाया जाए? हम अपनी मर्जी से करेंगे जहाँ हमें इन्वेस्ट करना होगा। तो इसी के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। 2004 से जो है ओल्ड पेंशन को बंद कर दिया गया था, लेकिन आपने उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अब आवाज़ उठाने का क्या? देखिए प्रमोद जी, जब पुरानी पेंशन नीति को ख़त्म किया गया और नई पेंशन योजना लागू की गई, सरकार ने एक बड़ी चालाकी की इसके अंदर कि 2004 से पहले जितने भी कर्मचारी सरकारी सेवा के अंदर आए हैं उनके ऊपर पुरानी पेंशन नीति लागू होगी, और 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी नवयुवक सरकारी सेवा में आएगा उसके ऊपर नई पेंशन योजना लागू होगी। जब पहली बात तो 2-3 सालों तक तो कोई भर्ती ही नहीं हुई उस दौरान, मतलब 5-6 के आसपास। उसके बाद जो भर्तियां होनी शुरू हुई, मेरे जैसे युवा, आप जैसे युवा जब सरकारी सेवा में आए
जब भी पहली बार कोई सरकारी से उसको तो पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है, उसको वो सीखने का काल होता है, बहुत सी चीज़ें उसको सीखनी होती है, उसको अपने विभाग का काम सीखना होता है, उसको सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम सीखना होता है। फिर उसके बाद हमारी कर्मचारी जब 13-14 साल की सर्विस के बाद 15-16-17 में जब रिटायर होना शुरू हुए, तो तब इसकी सारी जो भयावता थी, इसके जो परिणाम थे हमारे सामने आने शुरू हुए। फिर हमने इसको स्टडी किया कि आखिर है क्या ये नई पेंशन योजना। पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे सरकार द्वारा कि इससे तो कर्मचारियों को इतना फ़ायदा होगा, ये तो पुरानी पेंशन नीति से बेहतर नीति होगी। और हमारे देश में क्या हर जगह ये हमेशा रहा है कि जब भी एक नीति में बदलाव किया जाए या कोई नई नीति लाई जाती है वो पहले वाली नीति से बेहतर हो, लेकिन इसमें उल्टा हुआ। इसमें कर्मचारियों का दो तरह से शोषण किया जा रहा है। पहला शोषण आर्थिक शोषण की, उनका वेतन काट के और सरकारी खजाने का जो आम जनता का पैसा है उसको PFRD के माध्यम से बाजार में निवेश कर दिया। गारंटी कोई ली नहीं सरकार ने, ना निश्चित पेंशन की गारंटी, ना पैसा वापसी की गारंटी। मतलब वो पैसा जिस कंपनी में लग गया वो डुबाए या जो मर्जी करे, वो पैसा दे या ना दे, उनके ऊपर निश्चित कर दिया सारा कुछ। इसी के खिलाफ फिर हमने इसका पूरा मूल्यांकन करने के बाद आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन हमारा केवल पर्टिकुलर किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है या किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है। हरियाणा के अंदर अगर हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो पंजाब में हम आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी लड़े, राजस्थान में हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने आंदोलन किए, छत्तीसगढ़ में हमने कांग्रेस पार्टी, झारखंड के अंदर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी उनके खिलाफ आंदोलन किए। मतलब जहाँ जिनकी सरकार है, हमारी लड़ाई सरकार से है, क्योंकि मुद्दा सरकार ने हल करना है, मुद्दा किसी पार्टी ने हल नहीं करना। पार्टियों की तो सरकारें बदलती रहती हैं। और आज अगर कांग्रेस पार्टी ने पेंशन बहाल कर दी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मैं सुन भी रहा हूँ कि ये कहने की कोशिश करें विपक्ष द्वारा उठाए गए, ये विपक्ष द्वारा उठाए गए नहीं, अपने भविष्य के लिए चिंतित युवा है, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने वाले चिंता है और आने वाली पीढ़ी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी सरकारी सेवा की तैयारी करोगे, कल आपको भी नौकरी में आना है। और जो नए युवा साथी हैं, गरीब मजदूर किसान के बच्चे ही तो सरकारी सेवा में आते हैं, वो इतनी मेहनत करने के बाद अभी ये CET का मुद्दा उठा हुआ है, वो लड़के बच्चे सरकारी सेवा की में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुद्दा उनका भी है, ये मुद्दा आम जन का मुद्दा है। आम जन के बच्चे जो सरकारी सेवा में हैं उनके साथ जो आर्थिक शोषण किया है उसका मुद्दा है। और सामाजिक शोषण, बुढ़ापे में जब हमारी जब पेंशन ही नहीं लगेगी, आज कुछ कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जितना पैसा आज हमारा हर महीने काटा जा रहा है रिटायरमेंट के बाद उतनी पेंशन भी नहीं बन रही। आज मेरा 4,000 रुपये पर महीने मेरे वेतन से काट दिया और 6,000 रुपये सरकार ने, मतलब टोटल मेरा 10,000 रुपये पर महीने इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन आज के समय में अगर मेरी पेंशन लगाई जाए तो पेंशन लगेगी सारी 1,200 रुपये। यही हमारे साथियों के साथ हो रहा है जो रिटायर हो रहे हैं 14, 15, 16, 17 साल की सेवा के बाद। किसी की 2,000 पेंशन, किसी की 1,500, किसी की 1,600 रुपये और बुढ़ापा पेंशन 2,250 रुपये कर दी। अब उसको दावा, कई पार्टियां दावा 5,000 करने का कर रही हैं। जननायक जनता पार्टी ने 5100 का कर दिया, कांग्रेस उसको 6,000 का करने का कर रही है और ये इनेलो पार्टी उसको 10,000 रुपये करना है। मतलब कर्मचारी सेवा भी दे और उसको मिले भी कुछ ना और उसका आर्थिक शोषण भी होता रहे। ये लड़ाई उसके खिलाफ है। सरकार कह रही है अगर इसको ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करते हैं तो आने वाले समय में जो है देश पर आर्थिक संकट भी जो है वो छा जाएगा। क्या आपके पीछे कोई विपक्षी पार्टी काम कर रही है? देखिए, ये एक भ्रांति फैलाने का, मैं जब किसी की मांग पूरी ना करना हो तो उसकी तरह झूठ फैलाना शुरू कर दो कि इसे तो आर्थिक भार होगा, आर्थिक मुद्दा है तो आर्थिक भार होगा। और जब वो पैंतरे भी ना चले तो सबसे आसान काम कर दिया कि ये तो विपक्ष के लोग हैं। तो इस तरह से की अनर्गल बातें करने से ना तो कभी मुद्दे रुके हैं, ना कभी आंदोलन रुके हैं और ना रुकेंगे। तो दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप पंचकुला जाते हो, वाटर कैनन, लाठियां भांजी जाती हैं और अब साइकिल यात्रा निकाल रहे हो। क्या आने वाले समय में कैसे देखें? देखिए, दुष्यंत चौटाला जी ने तो बड़ा अच्छा प्रयास किया, हम तो उनका धन्यवाद भी करते हैं कि 2019 का जब चुनाव था उस दौरान हमें दिल्ली के अपने आवास पर उन्होंने बुलाया और ये कहा कि हमने तमाम गुणा भाग कर ली है और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। उनके सरकार के वो हिस्सेदार बने, उनकी 10 सीटें आई सरकार, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इतना अच्छा प्रयास उन्होंने किया कि आज तक तो हमारे साथ कभी मीटिंग नहीं की। जो दुष्यंत चौटाला दिल्ली आवास पर स्वयं हमें बुलाकर मीटिंगें करते थे, उन्होंने उसके बाद हमारे साथ बात करना ज़रूरी नहीं समझा और उसके बाद और बेहतरीन प्रयास किया कि जब 19 फरवरी को हम पंचकुला के अंदर लाखों की संख्या के अंदर कर्मचारी अधिकारी वहां पर उनसे अपनी बात रखने के लिए, उनसे बात करने के लिए गए तो उनके ऊपर लाठी, डंडे, पानी की बौछार और इसके साथ साथ आंसू गैस के गोले तक छोड़ने का काम किया।
तो इससे ज़्यादा प्रयास तो मुझे नहीं लगता वो कुछ कर भी पाएंगे। और इसीलिए आज कर्मचारियों में नाराज़गी है। उसके बाद कमेटियाँ गठित हुई, हमने अपने मुद्दे की सारी बातें रखी, हमने एक एक आंकड़ा सरकार के सामने रख दिया। जो सरकार ये दावा करती है कि इससे तो देश और प्रदेश बर्बाद हो जाएगा, हमने एक एक आंकड़ा रखा। 1972 से लेकर आज तक जब भी पेंशन रही है 5 से 6% केवल टोटल बजट का 5 से 6% सरकार के ऊपर भार होता है, और आज भी केवल 7 से 8% ही भार है, और आगे आने वाले समय भी यही रहने वाला, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, ऐसे मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा कि इससे भार बढ़ेगा, तो हमारे पास भी मैसेज आते हैं, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि जो विधायकों सांसदों को पेंशनें दी जा रही हैं 2-2, 3-3, 4-4, इनके ऊपर इतना मंत्री और मुख्यमंत्रियों के पास इतना करोड़ों रुपए हर महीने इनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से ये यात्राएं करते हैं, कई कई करोड़ की गाड़ियों में रहते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ के मकानों में रहते हैं सरकारी आवास में, तो उससे तो और जल्दी देश बर्बाद होने वाला है। इन चीज़ों के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाते? और जो ये आर्थिक भार या आज कर्ज देश और प्रदेश के ऊपर बढ़ा है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ा है, ना कि एक सरकारी कर्मचारी की वजह से। इसलिए हमारे इस न्याय की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, और इसके लिए हम तप करने को तैयार हैं। 50 डिग्री से ज़्यादा का तापमान होगा, और हम नांगल चौधरी से 2 जून को अपनी ओपीएस संकल्प यात्रा निकालेंगे। एक संकल्प हम लेंगे कि हमें ओपीएस की बहाली के लिए हम लड़े हैं, लड़ेंगे, और जब तक ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। और उसके साथ साथ हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम भी उसी दिन चलाने का काम करेंगे। ये कहाँ तक सही है? आप बैरिकेड तक तोड़ते हो, क्यों बैठकर बातचीत क्यों नहीं करते आप? देखिए, बैरिकेटिंग करता कौन है? क्या बैरिकेटिंग हम बैरिकेड लेके गए थे साथ में? हम पंचकुला में इकट्ठा हुए, मुख्यमंत्री जी को हमने 3 महीने पहले इसकी सूचना दे दी। उनके सीआईडी आईबी के जितने साथी थे वो लगातार उनको सूचित कर रहे थे कि कर्मचारी साथी पहुंच रहे हैं, पेंशन बहाली संघर्ष समिति आ रही है। वो पहले हमसे वार्ता कर लेते, और जब वहाँ गए हैं, उनके आवास पर गए हैं, लोकतंत्र के अंदर हमने उनको चुनकर भेजा है। हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे आज प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनको तक डिमांड ले जाने के लिए हम उनके घर जा रहे थे। हम कोई आतंकवादी देशद्रोही थोड़ी थे, या कोई दूसरे देश के नागरिक थोड़ी थे कि हम उनके आवास पर जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। हम उनके आवास पर जाते, वो हमारे साथ वार्ता करते, आराम से बैठते, बात करते। बैरिकेटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी बात, हमने बैरिकेटिंग नहीं की, तोड़ी। हम तो आराम से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। जो भी किया सरकार के इशारे पर, प्रशासन ने किया। प्रशासन की मजबूरी है, जब सरकार ने इशारा किया कि इनके ऊपर लाठियाँ बांधो, डंडे बांधो, ये भाग जाएंगे। अत्याचार करने की कोशिश की, अंग्रेज़ों वाली नीति अपनाने की कोशिश की कि लाठियों से दबाने आंदोलन को, लेकिन ऐसा ना आंदोलन दबा ना दबेगा। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, कि जितना जल्दी होंगे पुरानी पेंशन नीति को बहाल करेंगे, उतना ही बड़ा सम्मान हम उनके लिए करेंगे। अगर वो नहीं करते तो हम हिमाचल आपके सामने उदाहरण है, कर्नाटक आपके सामने उदाहरण है, और आगे भी उदाहरण होगा। हमारी वोट फॉर ओपीएस मुहिम चलेगी, और इनको हम सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे, और ऐसी सरकार लाएंगे जो पहली कैबिनेट के अंदर हमारी पुरानी पेंशन नीति। मतलब आपका कहना है कि ओपीएस ही चाहिए, एनपीएस में कोई बदलाव नहीं चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट। ओपीएस तो ओपीएस, आंदोलन ओपीएस के लिए, लाठियाँ ओपीएस के लिए खाई हैं, पानी की बौछारें ओपीएस के लिए खाई हैं, आंसू गैस के गोले ओपीएस के लिए सहे हैं। तो उससे कम ना पहले हमें चाहिए था, और ना उससे के बाद हमें उससे कम। देखिए, आपने कहा विजेंद्र जी, लाठियाँ आपने खाई, वाटर कैनन तक आपने झेले हैं, और धरने प्रदर्शन किए हैं वहाँ पर। तो अब आप क्या मानते हैं कि साइकिल यात्रा से कुछ दबाव पड़ेगा सरकार? बिल्कुल, हम आम जनता के बीच में हमारे मुद्दे को लेकर जाएंगे, आम जनता के बीच में अपनी बात को रखेंगे। आज जो गुमराह करने की कोशिश करी है कि हमने पेंशन बंद नहीं करी, नई पेंशन योजना लागू करते, हम उसके स्पष्ट उदाहरण सरकार आम जनता के बीच में रखेंगे। हम उसकी एक आंकड़ा आम जनता के बीच में रखेंगे। इस तरह आपके बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, हमारे साथ हो। हम उन्हीं आम जनता के ही बच्चे हैं, हम किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे है, कोई छोटे दुकानदार का बच्चा है, किसी बड़े पूंजीपति का बच्चा नहीं है, या किसी बड़े नेता का बच्चा नहीं है। अगर किसी बड़े नेता का होता तो राजनीति करता, किसी बड़े पूंजीपति का होता तो व्यापार करता। ये हमने 15-15, 20-20 साल तक कठिन मेहनत की है, कठोर पढ़ाई की है। गरीबी में, तंगी में ऐसे बच्चे हैं, ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाया और सरकारी सेवा में लगवाने का काम किया। आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक पुरानी पेंशन। तो अगर यात्रा की बात करें, कब से और कहां से ये यात्रा जो है शुरू होगी? 2 जून से हमारी यात्रा नांगल चौधरी से शुरू होगी, और तमाम जिलों से होते हुए रेवाड़ी, उसके बाद पलवल, फिर फरीदाबाद, फिर गुड़गांव, उसके बाद झज्जर, इस तरह तमाम जिलों से होते हुए। कितने दिन का रूट रहेगा, और कब जो है पंचकुला पहुंचे? पूरी यात्रा हमारी 23 दिन की रहेगी, और 22 तारीख को हम पंचकुला पहुंचेंगे, और 23 तारीख को हम
महामहिम राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपने हमारे साथ जो अन्याय आज तक हुआ उस पूरे अन्याय का कच्चा चिट्ठा उनको रखने का काम। तो धारीवाल जी, जैसे आप प्रदर्शन कर लेते थे पंचकुला में, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि आपको वहाँ पर ज्ञापन, मतलब एक नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप धरना प्रदर्शन वहाँ पर करोगे, तो क्या आगे परमिशन मिल पाएगी आपको? देखिए, हम अपनी तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई है या जो भी प्रक्रिया है वो अपनाएंगे। सरकार परमिशन देगी तो धन्यवाद, अगर नहीं देगी प्रदर्शन तब भी होंगे। क्या आज तक कभी इस तरह के एसओपी जारी करने से या इस तरह से नियम करने से कभी आंदोलन रुके हैं? ना रुकेंगे। ये तो सरकार एक दबाव की रणनीति अपना रही, क्या करेगी हमारे साथ? जो भी उनका काम है, जो दबाव वो डालना चाहते हैं वो डालें, लेकिन हमने मन बना लिया है कि आप जितना मर्जी अत्याचार करें, आप जितना हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ऊपर उठते जाएंगे, उतना हमारा आंदोलन बढ़ता जाएगा। तो अगर 2024 के चुनाव से पहले जो है ओपीएस बहाल नहीं होती, तो क्या इसको भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। उदाहरण है, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि हिमाचल उदाहरण है, कर्नाटक उदाहरण है, और हम अभी से वोट फॉर ओपीएस मुहिम चलाएंगे। जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पे राज करेगा। स्पष्ट संदेश है, पेंशन बहाल करे, वोट ले, नहीं देती तो उस पार्टी को वोट जाएगी जो पुरानी पेंशन पहले ही कैबिनेट के अंदर है, हमारी मांग को पूरा करे। तो देखिए, ये थे मेरे साथ विजेंद्र धारीवाल जी, जिन्होंने बताया कि ओपीएस ही इनकी मेन बहाली का जो है वो मुद्दा रहेगा। ओपीएस इनको बहाल चाहिए, एनपीएस में इनको बदलाव नहीं चाहिए। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट। विजेंद्र धारीवाल जी मेरे साथ मौजूद थे। धन्यवाद।